हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 का फर्स्ट पेपर, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गर्म दल के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में चर्चा करते हैं। और हम एक शॉर्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को समेटा गया है। आप ज़रूर देखें और इसके साथ एक रिक्वेस्ट, अपने दोस्तों के साथ भी चीज़ों को शेयर करें अच्छी लगे तो चलो शुरू करते हैं हम। तो हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गर्म दल के बारे में। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, उसके बारे में देखेंगे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ये क्लास है स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी, यूपीएससी, एचपीएससी, पीजीटी, सब चीज़ों के लिए जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर हिस्ट्री का पोर्शन है, खासतौर से मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, उन सब क्लास के लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि गर्म दल की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। आप सभी को पता होगा 1885 में या फिर इससे भी पहले जाएं तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हो गया था। और फिर सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। धीरे आगे चलकर 1757 का प्लासी का बैटर ऑफ प्लासी था। और उसके बाद में बक्सर के युद्ध से बंगाल का ये पूरे जो देश शासन का अधिकार इनको मिल गया था। और धीरे धीरे करके एक दिन वो भी आया जब दिल्ली पे भी इन्होंने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। और भारत, लॉर्ड डलहौजी के काल में पूरे भारत पे अंग्रेजों ने पूरे भारत पे क्या शासन कर लिया था, अधिकतर क्षेत्रों को जीत लिया था। और एक दिन वो भी आ गया जब अंग्रेजी राज के शासन से भारत की जनता त्रस्त हो गई थी और 1857 की क्रांति कर दी थी। उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो खत्म करके, और 1861 का जो अधिनियम आया, 1858 का अधिनियम आया था, उसके बाद में 1861 का आया था भारत शासन अधिनियम। उसके माध्यम से कंपनी के हाथों से शासन छीन के ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया था। और उसके बाद में भारत में जो कंपनी का शासन था वो कुछ हद तक, कंपनी का जो लाभ के आधारित शासन था वो कुछ हद तक धीमा पड़ गया और ब्रिटिश क्राउन से डायरेक्ट क्या गवर्न होने लगा था। हालांकि कुछ बदला नहीं था, प्रशासन का ढांचा वही था, केवल नाम बदला गया था। उसके बाद ये था कि धीरे धीरे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता भी आई थी। और भारत के लोग थे वो वहाँ पर पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने गए, और उनके पास जो जागरूकता आई उससे उनका सामाजिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से उभरा। और इसी के फलस्वरूप 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। और कांग्रेस का उदय इसलिए हुआ था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि है या फिर अपनी जो भारतीयों की मांग है उनके लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हालांकि हम किसी और क्लास में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस का उद्देश्य, कुछ लोग बोलते हैं कि जो लॉर्ड डफरिन था या फिर ब्रिटिश सरकार थी उन्हें एज ए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन धीरे धीरे चल के कांग्रेस एक ऐसा मंच बन गई जहां पर पूरे भारतीयों, एक मतलब अम्बेडकर जी के शब्दों में कहें तो धर्मशाला संगठन, या फिर अमीर गरीब देहात या शहरी या फिर सामंत या फिर किसान या फिर बात करें जागीरदार या फिर पूंजीपति समाजवादी, सारे लोगों का एक ऐसा मंच बन गई थी जहां पर सभी भारतीयों की सामूहिक मांग को उठाने वाला एक मंच बन गई थी। और इसी के नेतृत्व में आगे चलकर भारत को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। तो अब शुरुआत का जो कांग्रेस का काल है 1885 से लेकर 1905 तक का काल है। इसमें हम 3 चरणों में कांग्रेस का जो पीरियड है वो बांट सकते हैं। जो पहला फेज है वो 1885 से लेके 1905 तक का जो पीरियड है उसको हम नरम दल का काल बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, नरम दल बोलते हैं। उनका सेकंड जो पीरियड है वो 1905 से लेकर 1915 तक का टाइम बोलते हैं, जिसको आप गर्म दल के रूप में जाने जाते हैं, गर्म दल का काल बोलते हैं। और जो तीसरा काल है वो 1916 से लेकर 1948 तक, या फिर देश की आज़ादी मिली 47 तक, वो गांधी युग कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, गांधी युग कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पीरियड था 1885 से 1905 का काल था। इसमें नरम दल के नेता थे जो अनुनय विनय या फिर ब्रिटिश सरकार से हाथाजोड़ी करके काम करवाने की कोशिश करते थे। उनका ये मत था कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश साम्राज्य वो बहुत अच्छा है, वो भारतीयों के हित में काम करेंगे, वो सुधारवादी हैं, और उनसे हमें यदि सहयोग की नीति अपनाएंगे तो भारत के लिए देवदूत के समान हैं। ऐसा कौन कहते थे, नरमपंथी नेता कहते थे। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, है ना। तो ये सारे लोग, या फिर दादा भाई नौरोजी थे,
ये सारे लोग ऐसे लोग थे जो मानते थे कि अंग्रेज़ों के साथ हमें सहयोग की नीति अपनानी चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ थे, उन्होंने सहयोग की नीति के आधार पर भारत में कुछ भी सुधार नहीं किए और भारतीयों का शोषण करना उन्होंने जारी रखा। तब क्या हुआ, तब उसके बाद में इन नरमपंथी आंदोलन के जो नेता थे, इनसे जनता को ज़्यादा उम्मीद लगी नहीं, या फिर वो जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब एक क्रांतिकारी धारा उभर के आई, या गर्मपंथी नेता जो कि अंग्रेज़ों के साथ सहयोग की बजाय असहयोग की नीति में विश्वास करते थे, अंग्रेज़ों के साथ विनय अनुनय की नीति के बजाय उनसे हक से मांगने की बात करते थे, संघर्ष की बात करते थे, बलिदान की बात करते थे, अंग्रेज़ों को खदेड़ने की बात करते थे, और उनमें जो प्रमुख तिकड़ी है वो लाल बाल पाल की है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले आपने कांग्रेस के जो काल का विभाजन है वो आपने देख लिया होगा। अब हम चर्चा करने वाले गर्म दल की उत्पत्ति क्यों हुई और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1905 के बाद गर्म दल, जिसको मॉडरेट बोलते हैं, नरम दल मॉडरेट और गर्म दल एक्सट्रीमिस्ट के बीच विचारधारात्मक संघर्ष तीव्र हो गया। नरम दल ब्रिटिश सरकार से याचिकाओं, अर्जियों के माध्यम से सुधार मांगता था, जबकि गर्म दल ने स्वराज को एकमात्र लक्ष्य घोषित कर दिया था। ये बात है। अब गर्म दल के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। नंबर 1 कारण 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया और ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा बंगाल का विभाजन ये बताया गया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए बंगाल का विभाजन जरूरी हो गया ताकि प्रशासनिक सुलभता हो जाए। लेकिन वास्तविक उद्देश्य ये था कि बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो 2 भागों में किया गया। एक पूर्वी बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश है, जिसमें लगभग 3.1 करोड़ जनसंख्या थी, और वो असम का कुछ क्षेत्र या पूर्वी बंगाल में जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, और जो पश्चिमी बंगाल था जिसमें लगभग 5-5.5 करोड़ की आबादी थी, इसमें हिंदू बहुसंख्यक थे। तो अंग्रेजों की नीति ये थी कि इस 2 समुदाय, क्योंकि आप सभी को पता होगा भारत में चाहे सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण हो, चाहे राजनीतिक पुनर्जागरण हो, इन सब का, या भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, इन सब का केंद्र कौन रहा है, बंगाल रहा है। बंगाल की भूमि वो भूमि रही है जहाँ पर भारतीय क्रांति की हमेशा क्या की है, बंगाल की भूमि ने अगुवाई की है। तो उस अगुवाई को तोड़ने के लिए, उस क्रांतिकारी ज़मीन पे जो हिंदू मुस्लिम डट के अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे, उन दोनों समुदायों में फूट डालने के लिए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने तोड़ क्या निकाला, बंगाल का विभाजन कर दिया। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हो गए। उसमें लगभग 3-1 करोड़ की जनसंख्या थी, इसमें लगभग 5.5 करोड़ की जनसंख्या थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने बताया क्या कि ये प्रशासनिक सुलभता के लिए जरूरी था, इतना बड़ा प्रदेश का प्रशासन करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी नहीं होती, इस वजह से इसका विभाजन कर दिया। लेकिन भारत की जनता ने विरोध किया। भारत की जनता ने स्वदेशी आंदोलन चलाए, बंगाल विभाजन के लिए भंग आंदोलन चलाया और अंग्रेज़ों का बहिष्कार किया, स्वदेशी आंदोलन चलाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। ये सब चीज़ें हुई थी। लेकिन इस दौरान जो ये नीति थी, हालांकि नरमपंथी और गर्मपंथी सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था, लेकिन जो गर्मपंथी नेता थे उनका मानना था कि नरमपंथियों की अंग्रेजों के साथ सहयोग करने की नीति सही नहीं है। तो एक तो सबसे मोटा कारण क्या था, बंगाल का विभाजन। हालांकि बंगाल का विभाजन उस समय कर दिया गया 1909 में। 1909 में वापस बंगाल का क्या कर दिया गया था, बंगाल को संयुक्त प्रांत वापस बना दिया गया था, यह विभाजन रद्द कर दिया गया था। कब, 1909 में। और ये हुआ कब था बंगाल का विभाजन, कोई पूछ ले तो आपको ध्यान रखना, जुलाई 1905 या 18 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी और ये लागू हुआ था, इसे थिंक अक्टूबर 1905 में लागू हुआ था, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके अलावा नरम दल की नीतियों से असंतोष, ब्रिटिश शासन पर अत्यधिक निर्भरता। तो नरम दल की नीतियां ये थी कि ब्रिटिश सरकार से सहयोग की नीति अपनाते थे, वो बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए थे उनसे। वो बोलते थे जाके सर ये देख लेना, थोड़ा सा ये काम करना। तो अंग्रेज फिर उनसे, उनके व्यवहार से प्रभावित हो गए, या करते या नहीं करते वो उन पे सब कुछ डिपेंड था। वो ऐसे बहुत ज़्यादा हक और अधिकार की बात नहीं करते थे। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की प्रेरणा, जो बंगाल विभाजन हुआ था उस दौरान स्वदेशी आंदोलन भी चला था, जिसमें विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, इससे भी इसको प्रेरणा मिली थी। अफ्रीका व एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों का प्रभाव। दोस्तों, इथोपिया एक छोटा सा राष्ट्र है अफ्रीका महाद्वीप का, और उसने इटली को हरा दिया था। 1905 में जापान एक छोटा सा राष्ट्र है, इसने रूस को हरा दिया था। तब भारतीयों में ये प्रेरणा जागृत हुई कि वो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, वो उनको हरा सकते हैं, बड़ी बड़ी महाशक्तियों, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, भारतीय भी अंग्रेजों को बाहर खदेड़ सकते हैं। तो जो पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल चल रहा था जिसमें जो छोटे छोटे राष्ट्र थे उन्होंने बड़ी शक्तियों को हरा दिया, उससे एक परिणाम ये निकल के आया कि कुछ भी हो सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है। 1857 की क्रांति
की विरासत एवं राष्ट्रीय अस्मिता का बोध। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी विरासत भी काम कर रही थी कि हमने 1857 में भी अंग्रेजों के शासन को बहुत क्या अस्थिर कर दिया था, तो हम अभी भी कर सकते हैं। और उस टाइम 1857 की क्रांति के समय जो जगह जगह जो संगठन बने थे उन संगठनों ने जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई और भारतीयों के मन में विदेशी शासन के प्रति जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा था। तो गर्म दल के उदय के कारण आपने देख लिया, बंगाल विभाजन, नरम दल की नीतियों से असंतोष, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की प्रेरणा और जो साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन चल रहा था विश्व में उसका प्रभाव, 1857 की क्रांति की विरासत एवं राष्ट्रीय अस्मिता का बोध। एक आपको मैं बताऊं, यदि इस जो ये क्लास है इसकी आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे जाके प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब हम चर्चा करने वाले हैं कि गर्म दल की प्रमुख मांगे क्या थी और इसकी विचारधारा क्या थी। तो गर्म दल संपूर्ण स्वराज्य की या फिर पूर्ण स्वराज्य की मांग करता था। कंप्लीट सेल्फ रूल होना चाहिए। क्या? पूर्ण स्वराज्य। हमारे जो नेता थे गर्म दल के, बाल गंगाधर तिलक, वो तो कहते थे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो ये पूर्ण स्वराज्य की बात करते थे। अब नरमपंथी वो क्या करते थे, वो ये कहते थे कि हमें स्वायत्त शासन दे दो, ब्रिटिश सरकार भारत पे शासन करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपके स्वराज्य के अधीन हमें जो लोकल बॉडीज में है वहाँ पर स्वशासन करने का अधिकार दे दो, ये बात थी उनकी। इसके बाद में स्वदेशी, भारतीय वस्तुओं का उपयोग की बात करते थे। बहिष्कार, इन्होंने बहिष्कार की नीति अपनाई, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, अदालतों का बहिष्कार किया, क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन चला था इस दौरान से सरकारी नौकरियाँ हो या विदेशी वस्तु हो या इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया, सरकारी कॉलेज स्कूल का, इन सब का बहिष्कार किया गया। और भारतीयों ने रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाए थे जिसके माध्यम से बहुत सी स्कूलें खोले थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी उसी समय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, या फिर गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, या फिर बिहार में भी स्कूल खोले गए थे। ये सब चीज़ें रचनात्मक गतिविधियाँ भी हुई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी संस्थाओं द्वारा शिक्षा लेने की बात की गई थी। और निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस, सरकारी सहयोग से इनकार इन्होंने कर दिया था। और इसके सबसे पैसिव रेजिस्टेंस के सबसे प्रमुख नेता थे विपिन चंद्र पाल थे। कौन थे? विपिन चंद्र पाल थे, इनका ये नारा था दोस्तों। तो ध्यान रखना, गर्म दल की प्रमुख मांगे पूर्ण स्वराज, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरी, अदालतों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी संस्थानों द्वारा शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध और सरकारी सहयोग से इनको इनकार इन्होंने कर दिया था। तो गर्म दल का मूल मंत्र क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये किनका नारा था? ये गर्म पंथ के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक का नारा था दोस्तों। ठीक है, अब 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और वहाँ पर कांग्रेस का विभाजन किस में हो गया? गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये अक्सर पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों सूरत में क्या हुआ था, सबसे पहले बात करते हैं 1906 की। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए दादा भाई नौरोजी। शायद एक कलकत्ता अधिवेशन था, लेकिन उसका अगला अधिवेशन नागपुर में होना था 1907 में। लेकिन गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच में विवाद इतना बढ़ता जा रहा था। एक तो प्रतिस्पर्धा किस बात की थी? नेतृत्व की होड़ थी, श्रेय लेने की होड़ भी थी और सारी चीजें थी, विचारधारात्मक लड़ाई तो थी। तो ये नागपुर में अधिवेशन हो रहा था, लेकिन नरमपंथी नेताओं का कांग्रेस के संगठन पर ज़्यादा कंट्रोल था और उनको लगा कि यहाँ पर यदि नागपुर में हुआ तो तिलक क्या बन जाएंगे? अध्यक्ष बन जाएंगे। और बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए अधिवेशन कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? ये सूरत, गुजरात में जो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर है, वहाँ पर ये अधिवेशन बुलाया गया। तो इसमें जो ये गर्मपंथी और नरमपंथी है, गर्म दल और नरम दल, इसमें कांग्रेस के जो दो गुट थे उनमें स्पष्ट विभाजन देखने को मिला। जो नरमपंथी बोल रहे थे कि ब्रिटिश सरकार के सहयोग के माध्यम से हम चीज़ें करेंगे, ये इन्होंने बात अस्वीकार कर दी। और भी बहुत से मुद्दे थे, प्रतिरोध को लेके भी थे या फिर बहिष्कार को लेके भी थे, बहुत से मुद्दे थे। और साफ तौर पे नज़र आता है कि नेताओं में श्रेय लेने की होड़ या फिर प्रतिस्पर्धा, लीडरशिप की होड़ थी। इस वजह से इन गुटों में क्या हो गया? विभाजन हो गया। इसका परिणाम आगे चल के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को उठाना पड़ा और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन 1915 तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया। क्योंकि इस जो अधिवेशन के बाद में जो बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय है, इन सब पे क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया और इनको जेल की लंबी लंबी सजाएं हो गई थी। इस वजह से गर्मपंथी जो आंदोलन था, वो मूवमेंट था, वो पूरी तरह से टूट गया था। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो भारतीय लोगों में जो ऊर्जा था, उस ऊर्जा का संचार हुआ था, वो ऊर्जा फिर कुछ समय के लिए मंद पड़ गई। वो फिर गांधी जी के आने के बाद ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है वो सपूर्ति के माध्यम से आगे बढ़ सका, इतने दिन तक मंद पड़ गई। तो ये सब चीज़ें भी हुई थी। इसके अलावा गर्म दल बनाम नरम दल, इनके बारे में चर्चा करें, तुलनात्मक विश्लेषण हम कर सकते हैं थोड़ा सा। इनके प्रमुख नेता कौन थे? हाँ, तो हम चर्चा कर रहे हैं ये जो गर्म दल बनाम नरम दल,
इधर गर्म दल की बात करें एक्सट्रीमिस्ट की और इधर नरम दल मॉडरेट की। तो गर्म दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से आते थे, लाला लाजपत राय पंजाब से आते थे, विपिन चंद्र पाल बंगाल से आते थे। इधर नरम दल की बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये नेता थे नरम दल के। इसके अलावा इस गर्म दल वालों का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना है। वहीं नरम दल वाले बोलते थे औपनिवेशिक स्वशासन मिल जाए, बस ब्रिटिश सरकार के अधीन ही अपने को क्या मिल जाए, स्वशासन मिल जाए। गर्म दल वाले क्या बोलते थे कि ये जन आंदोलन का सहारा लेते थे, ये बहिष्कार करते थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये कौन सी नीति अपनाते थे, असहयोग की नीति अपनाते थे। ठीक है, वहीं ये नरम दल वाले बोलते थे याचिका या प्रार्थना पत्र के माध्यम से काम हो जाए, ये वेस्ट है। ब्रिटिश सरकार पे विश्वास की बात करें तो गर्म दल वाले ब्रिटिश सरकार को बोलते थे अंग्रेज बहुत बुरे हैं, अंग्रेज भारतीयों के हित में कतई नहीं है, इनके साथ संघर्ष करेंगे तभी हमें को ये चीज़ें लेंगे, इनसे हमारा हक छीनना पड़ेगा, सवाई जो स्वशासन है इनसे छीन के लिया जा सकता है। वहीं नरम दल वाले बोलते थे अंग्रेज के हैं, देवदूत हैं, इनको देवता ने भेजा है और इनसे हम अपील करेंगे तो भारत को क्या कर देंगे, ये अच्छा बना देंगे। ये कौन बोलते थे, नरम दल के नेता बोलते थे। वहीं इनके जनाधार की बात करें तो जनता ने व्यापक रूप से इनका समर्थन दिया था। इनको जो नरम दल वाले नेता थे ये केवल शिक्षित मध्यम वर्ग था उस तक ये अपनी पहुंच बनाई, क्योंकि कांग्रेस शुरुआत में केवल पढ़े लिखों की एक जमात थी जहां पर कुछ लोग एक साल में बैठते थे और वहां बैठ के वो भाषण देते थे, लेकिन उन्होंने जन आंदोलन करके कोई भी एक बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं किया था। ये काम गर्म दल वालों ने किया। धर्म की भूमिका, इसमें जो गर्म दल वाले नेता थे उसने धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा। आप देखते हो तिलक का गणेश उत्सव या फिर शिवाजी उत्सव, ये सब क्या राष्ट्रवाद से धर्म को जोड़ा, जबकि जो नरमपंथी आंदोलन था ये धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाते थे। तो आपने देखा गर्म दल के नेता थे तिलक लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे। ये पूर्ण स्वराज की मांग करते थे, जन आंदोलन और बहिष्कार और असहयोग का सहारा लेते थे। ये अंग्रेजों पे अविश्वास करते थे, अंग्रेजों के साथ संघर्ष की बात करते थे। इनके साथ जनता ने व्यापक रूप से सहयोग किया और इन्होंने धर्म को किससे जोड़ दिया, राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। इसके बाल गंगाधर तिलक के आप ये गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का उदाहरण दे सकते हो। नरम दल वाले नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे नेता थे। उसके अलावा ये औपनिवेशिक स्वशासन की बात करते थे, ये ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की बात करते थे, ये ब्रिटिश सरकार पे विश्वास करते थे और अपील के माध्यम से अच्छा कुछ करने का प्रयास करते थे। इनसे एक केवल शिक्षित मध्यम वर्ग ही जुड़ चुका था और हालांकि इन्होंने जो संघर्ष का रास्ता था वो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया। गर्म दल और नरम दल के अपनी अपनी दोनों की भूमिकाएं हैं और अपना अपना दोनों का महत्व है। उसके बावजूद दोनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। जहां पर नरम दल की बात है, नरम दल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक आधारशिला या नींव रखी थी, वहीं गर्म दल ने वो काम किया जो नरम दल से नहीं हुआ था। क्योंकि शुरुआत जब किसी चीज़ के करते हो तब आपको बहुत मध्यम मार्ग से करनी पड़ती है, विनम्र तरीके से करनी पड़ती है। सोचो आप, इस नरम दल के नेता थे वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते और वहाँ पर उस समय जनता का इनके पास सहयोग भी नहीं था और संगठन भी इनका बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, पैसे का भी इनके पास अभाव था। तो यदि ब्रिटिश सरकार पहले ही दिन इस मूवमेंट को दबा देती, इसका दमन कर देती, तो क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मजबूती से आगे बढ़ पाता? नहीं बढ़ पाता। वहीं बात करें गर्म दल के नेताओं ने कौन सा तरीका अपनाया? हिंसा भी थोड़ी बहुत हुई थी और ये बहुत बड़े असहयोग आंदोलन या संघर्ष का रास्ता अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप इसको ब्रिटिश सरकार ने फिर दमन कर दिया। तो जब भी कहीं हिंसा और आंदोलन होते हैं तो उसका एक ये इफेक्ट तो रहता है कि सरकार को दबाने का मौका मिल जाता है, ठीक है। जबकि इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को निरंतर बनाए रखा था। इनके भी कुछ इंपॉर्टेंस है और इनकी भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ये नहीं होते, गर्म दल के नेता नहीं होते, इन्होंने संघर्ष नहीं किया होता, जन आंदोलन नहीं किया होता, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं रखी होती, जनता से व्यापक आंदोलन नहीं किया होता, तो बंगाल का विभाजन 1909 में ब्रिटिश सरकार रद्द नहीं करती, तो इन्होंने रद्द करवाया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने बहुत से ऐसे कानून बनाए जो गर्म दल के या फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में आगे झुक के भी काम किया है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं कि लाल बाल पाल में हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की, जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत त्याग का उदाहरण पेश किया था। इससे पहले नेता केवल भाषण देते थे, त्याग करना नहीं जानते थे। ये पहले व्यक्ति हैं जो जेल गए थे, जिन्होंने व्यक्तिगत त्याग किया था और संघर्ष की राह चुनी थी दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बाल गंगाधर तिलक है, इनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है और इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को, रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। वहीं इनका निधन 1 अगस्त 1920 को हो गया था। इसी दिन गांधी जी ने कौन सा चलाया था, आपको फिर आगे चलकर असहयोग आंदोलन चला लिया था, ठीक है। तो
मुंबई में इनका निधन हो गया था। इनको उपाधि लोकमान्य की उपाधि मिली हुई है, जो कि जनता के, लोकमान्य का मतलब है जनता के प्रिय नेता होते हैं। इनकी शिक्षा हुई थी दक्कन कॉलेज पुणे। ये गणित व कानून में इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। इनका पेशा, ये वकील थे, पत्रकार भी थे, शिक्षक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, ठीक है। इन्होंने किताबें वगैरह भी लिखी है। और इनके गुरु थे वो महादेव गोविंद रानड़े, जिनको दक्षिण का या भारत का सुकरात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकरात भी कहा जाता है, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती, वहीं स्वामी विवेकानंद जी को ये अपना गुरु मानते थे। तो ध्यान रखना, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को, इनकी डेथ हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। तो ये महाराष्ट्र से आते थे, ठीक है। तो ये इनका जीवन परिचय देख लिया हम थोड़ा सा। इसके बाद में राजनीतिक दर्शन एवं विचारधारा की बात करते हैं। ये कहते थे स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये इनका प्रसिद्ध नारा था, ठीक है। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को राष्ट्रवाद से जोड़ने वाले प्रथम नेता थे। इससे पहले भारत का स्वतंत्रता संग्राम था वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष था। और नरमपंथी नेताओं को ये डर था कि यदि हम जो धार्मिक उत्सव है या धार्मिक जो संकेत है उनको यदि राष्ट्रवाद में लेके आ गए तो इससे हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा हो जाएगी। हालांकि इन पर ये भी आरोप लगते हैं कि इन्होंने हिंदू धर्म के जो उत्सव है वो राष्ट्रवाद से जोड़े, इससे मुसलमान है वो स्वतंत्रता आंदोलन से अलगाव हो गया उनमें, या फिर वो दूर चले गए थे। ये बात भी इन पर आरोप लगते हैं, ठीक है। इन्होंने उग्र राष्ट्रवाद के प्रणेता कहे जाते हैं। वहीं बात करें, ग्राम दल के सर्वोच्च नेता थे और ग्राम दल के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। आगे चलकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे जो क्रांतिकारी थे उनके प्रेरणा स्रोत बने। जन जागरण के लिए धार्मिक सांस्कृतिक त्योहारों का राजनीतिक उपयोग इन्होंने किया है। दोस्तों ये मोदी जी के क्या है अपने, हाँ, तो ये बातें हैं। आगे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के घोर विरोधी रहे। बुरी सरकार के साथ सहयोग करना पाप है, ये कहा करते थे, ठीक है। क्योंकि नरमपंथी क्या बोलते थे कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं, ये देवदूत हैं, ये इनके साथ सहयोग करो, ये भारत को बहुत अच्छा बना देंगे। वहीं बोलते हैं ये पापी हैं, आप इनको समझ ही नहीं पाए हो, ये सब चीज़ें कहते थे। प्रमुख योगदान एवं आंदोलन, इनका प्रमुख योगदान क्या है और इनके प्रमुख आंदोलन कौन से थे? तो गणेश उत्सव का सार्वजनिकरण कर दिया 1893 में। तिलक ने गणेश उत्सव को घरेलू पूजा से निकालकर सार्वजनिक उत्सव बना दिया। इसका उद्देश्य जनता में राष्ट्रीय एकता और ब्रिटिश विरोध की भावना जागृत करना था। ये सामूहिक जुटान का एक माध्यम बना था। तो जो धार्मिक उत्सव थे, गणेश उत्सव होता था महाराष्ट्र में, तो उसका 1893 में क्या कर दिया इन्होंने, घरेलू पूजा से निकाल के सार्वजनिकरण कर दिया। और इससे क्या क्राउड जुटी और इससे क्या राष्ट्रवाद क्या हुआ, मजबूत हुआ। इसके अलावा 1893 में पुणे में पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव इन्होंने मनाया, जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक रूप में काम किया था। इसके अलावा 1895 में इसकी जो सफलता मिली, इससे प्रेरित होकर शिवाजी उत्सव का भी इन्होंने क्या कर दिया, राजनीतिकरण या सार्वजनिकरण कर दिया। मराठा योद्धा शिवाजी महाराज की जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना शुरू कर दिया। इससे महाराष्ट्र में हिंदू राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। शिवाजी को राष्ट्र नायक के रूप में किसने स्थापित किया? इस शिवाजी उत्सव के माध्यम से तिलक ने राष्ट्रीय नायक के रूप में भी स्थापित किया। दोस्तों तो ये सब तिलक महादेव की ये चीजें थी। इसके अलावा बात करते हैं समाचार पत्र। तो केसरी समाचार पत्र था वो मराठी भाषा में निकलता था। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। 1881 में कौन सी? केसरी। केसरी तो किस में था? मराठी में था। और आगे मराठा किस में था? अंग्रेजी में था। इधर दोनों ही समाचार पत्र 1881 में शुरू किए थे। मराठी तो केसरी था, केसरी तिलक केसरी किस में? मराठी। तिलक जो केसरी होता है उसका तिलक होता है मराठी में होता है, और मराठा है ये क्या अंग्रेजी ज़्यादा जानने लग गए थे, तो ये ध्यान रखना। और इसको जन जागरण का सशक्त माध्यम बनाया। शिक्षित वर्ग के लिए अंग्रेजी वाला था और आम आदमी के लिए मराठी भाषा वाला केसरी था, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीज़ें आपको बताइए। इसके अलावा मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, और आप क्लास देखें। आने वाले समय में स्कूल लेक्चरर या सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए जो ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं क्लासेज आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। इसके अलावा ये जो केसरी अखबार है इसमें तिलक क्या करते थे? क्रांतिकारी गतिविधि का उल्लेख करते थे। इसके कारण तिलक पे 3 बार मुकदमा चला था। किससे? उसके बाद में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में इन्होंने स्थापना की थी। तिलक और गोपाल गणेश आगरकर ने मिलकर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीयों को राष्ट्र शिक्षा प्रदान करना। बाद में इसे फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी की थी, या न्यू इंग्लिश स्कूल फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी की थी। इसके अलावा इन्होंने जो बंग भंग विरोधी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन 1905 है, उसमें लीडरशिप प्रदान की थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किए जाने के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने इसे पूरे भारत में फैलाने का प्रयास भी किया था। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसका जो पूरे देश में पूरे व्यापक प्रचार प्रसार करने का काम किया था, ग्राम दल के नेताओं ने किया था। इसके अलावा होम रूल लीग आंदोलन 1916 में तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम जो आपका कर्नाटक में पड़ता है वहाँ से होम रूल लीग
की स्थापना की और एनी बेसेंट ने अलग होम रूल लीग बनाई थी जो कि तमिलनाडु में बनाई थी। इनका लक्ष्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत भारत को स्वशासन प्रदान करना था। यह आंदोलन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बरार क्षेत्र में सक्रिय था। लखनऊ समझौता। अब उसके बाद में आपको मैंने बताया था 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें गर्म दल और नरम दल के नेताओं में फूट पड़ गई थी, कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। उसके बाद में 1907 के बाद में गर्म दल और नरम दल के नेता पुणे मिल गए थे। कब? कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अजी क्या नाम था, चारूमदार के नेतृत्व में शायद वो था, मेरे ध्यान में नहीं थोड़ा सा। तो उस समय 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, उसमें गर्म दल और नरम दल के नेताओं का फिर से विलय हो गया और कांग्रेस पार्टी एक हो गई थी। तो ये सब चीज़ें हुई थी। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916। तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक समझौता भी करवाया था और उस समय ये भी एक हो गए थे। ठीक है, तिलक पर मुकदमे भी चले थे दोस्तों। ये अपने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, 1897 में पुणे में प्लेग फैल गया था और इस वजह से वहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी, वो प्लेग का जो मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा अप्रभावी सिद्ध हुई थी और उन्होंने इवन ध्यान ही नहीं दिया था लोगों पे। तो वहाँ पर जो ब्रिटिश जिला अधिकारी था, ठीक है, तो उनकी वहाँ पर चापेकर बंधु थे, 3 चापेकर बंधु थे, उन्होंने हत्या कर दी थी। और चापेकर बंधुओं हरिराम चापेकर वगैरह जैसे लोग थे, तो उन्होंने 1893 में जो पुणे का जो कलेक्टर था उसको क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी थी तीनों भाइयों ने मिलकर। और उनका जो मुखबिर थे पुलिस के, उनकी भी उन्होंने हत्या कर दी थी। तो उनके समर्थन में तिलक ने जो केसरी अखबार निकाला था, केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। किस भाषा में? मराठी भाषा में। तो राजद्रोही लेख का समर्थन किया। इस वजह से तिलक पे जेल हुई, 18 माह की सजा हुई, जिसका जनता ने भारी विरोध किया। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा भारी भरकम विरोध हुआ था। 1908 में तिलक केसरी में क्रांतिकारियों का तिलक ने फिर समर्थन कर दिया और इस वजह से तिलक को क्या 6 वर्ष की जेल हुई। और यहाँ पर बर्मा की जो म्यांमार की मांडले जेल है, वहाँ पर लगभग 6-7 साल की जेल काट के आए थे। इससे भी जनता का व्यापक जन समर्थन तिलक के साथ जुड़ गया। 1916 होम रूल गतिविधियों के माध्यम से जो जन आक्रोश फैल रहा था, तिलक का समर्थन कर रहा था, इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने इनकी लोकप्रियता से डरकर नज़रबंद कर दिया और फिर 1916 में लखनऊ समझौता हो गया था। तो ये ध्यान रखना, चापेकर बंधुओं ने जो पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनकी हत्या कर दी थी। ये सब चीज़ें। अब क्या हुआ, 1908 का मुकदमा, तिलक ने कहा 1908 के मुकदमे में सजा हुई कि मेरी सजा क्या राजनीतिक सजा है और इनको वास्तव में सजा क्यों हुई थी? गर्म दल और नरम दल के नेताओं को में फूट पड़ गई थी, इस वजह से सारी चीज़ें ये होगी। इन्होंने जज को चुनौती दी। 6 साल की सजा पर जनता ने मुंबई में हड़ताल की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है। इसके बाद में कई बार तिलक की रचनाएं अपने को पूछी जाती है कि तिलक महोदय ने कौन कौन सी किताबें लिखी। सबसे पहले गीता रहस्य, ये मांडले जेल में रहते हुए उन्होंने लिखी। भगवत गीता की कर्म योग व्याख्या की है इन्होंने, जिसमें इसमें राजनीतिक दर्शन भी इनका राजनीतिक दर्शन भी झलकता है। द आर्कटिक होम इन द वेदास, इस बारे में किताब है। वेदों का उत्तरी ध्रुव पर उद्गम सिद्धांत और संस्कृत साहित्य पर शोध इसका है। ये वैदिक साहित्य पे चीज़ें मिलती है। इसके अलावा 1893 में ओरियन नामक किताब लिखी, वैदिक काल का खगोलीय निर्धारण, ये किताब आई। द वैदिक क्रोनोलॉजी, वैदिक इतिहास का कालक्रम भी इन्होंने लिखा है। तो ये किताब आप थोड़ी सी ध्यान रखना, कई बार पूछ जाती है। गीता रहस्य, भगवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या, इनका राजनीतिक दर्शन मिलता है। द आर्कटिक होम इन द वेदास, वेदों का उत्तरी ध्रुव पर उद्गम सिद्धांत है। ओरियन 1893 में। और द वैदिक क्रोनोलॉजी भी इनकी किताब है। अब कई बार हम तिलक महोदय का मूल्यांकन करते हैं तो इनकी कुछ चीज़ें पॉजिटिव थी और कुछ चीज़ें, कोई भी नेता होता है या कोई भी व्यक्ति होता है उसकी ध्यान रखना, जीवन में सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। उनके 2 पक्ष होते हैं, एक उजला पक्ष होता है, एक छाई पक्ष भी होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव भी होता है। तो कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो 100% लोगों के लिए तो जरूरी नहीं है वो अच्छा काम हो, तो उनकी आलोचना भी होगी और 100% लोगों के लिए गलत काम भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं। आगे बात करें, जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। अपना जो राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित था उसको आम आदमी से जोड़ने का काम किसने किया? तिलक महोदय ने किया और मास मोबिलाइजेशन कर दिया। इसका बाद में प्रभाव क्या पड़ा? ये सारा जो भीड़ थी, ये जो इसका मास मोबिलाइजेशन हुआ था, ये गांधी जी के आंदोलन में क्या काम आए और गांधी जी के आंदोलन को सशक्तिकरण प्रदान किया इसने। हिंदू धर्म संस्कृति को राष्ट्रवाद का इन्होंने क्या बनाया? आधार बनाया। जो गणेश और शिवाजी उत्सव के माध्यम से हिंदू धर्म की संस्कृति को राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ा था। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के सबसे मजबूत प्रचारक के रूप में काम किया। गांधी जी से पहले सबसे बड़े जन नेता थे जिन्होंने पहली बार क्या त्याग का उदाहरण पेश किया, जेल गए थे और व्यक्तिगत त्याग किया था। इसके पहले नेताओं ने त्याग नहीं किया था। लखनऊ समझौते से हिंदू मुस्लिम एकता का इन्होंने प्रयास
किया। 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो आप। इनको ऐसा बोला जाता है कि ये जो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव है, ये हिंदू धर्म के उत्सव थे और राष्ट्रीय आंदोलन था, ये पूरे भारत के सभी सर्वधर्म के लोगों का था। और उसमें किसी एक धर्म के उत्सव आप लेके आते हो तो ऐसी सिचुएशन में स्वाभाविक सी बात है, दूसरे धर्म के लोग हैं वो थोड़े से अलगाव या उससे दूरी फील करते हैं। तो इससे क्या हुआ, भारत में जो सांप्रदायिकता है उसकी उन्होंने नींव रख दी। ऐसे इन पे आरोप लगते हैं कि मुस्लिम अलगाव का खतरा उससे बढ़ गया था। गोखले से वैचारिक संघर्ष भी थे, इसी वजह से इनका कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया कि ये जो राष्ट्रवाद का जो धार्मिक राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, इन चीज़ों को लेकर गोपाल कृष्ण गोखले से इनके मतभेद थे। हालांकि इन्होंने एक बात इन पे आरोप ये भी लगता है कि इन्होंने सामाजिक सुधार, खासतौर से जाति या महिला उत्थान में उदासीनता दिखाई। इन्होंने सामाजिक सुधार या जातिवाद, छुआछूत या फिर महिला असमानता के ऊपर उन्होंने कुछ ही नहीं बोला। तो ये सब चीज़ें भी इन पे आरोप लगते हैं। गांधी जी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। किसने कहा है? गांधी जी ने तिलक को क्या बोला है? आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। तो ये सब चीज़ें भी आप देखोगे, इनके मूल्यांकन के रूप में हम देख लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं लाला लाजपत राय, पंजाब के शेर कहे जाने वाले लाला लाजपत राय की बात करते हैं। पंजाब केसरी, शेर ए पंजाब के नाम से इनको जाना जाता है। इनका पूरा नाम लाला लाजपत राय था। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को धूड़ी के गांव फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। इनका निधन 17 नवंबर 1928 को लाहौर जो सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी साइमन कमीशन का विरोध करते समय, उसके बाद में उसके 18 दिन बाद में इनका देहांत हो गया था। इनकी उपाधियां हैं शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी और लाला जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी शिक्षा लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में हुई थी, जहां से उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। इनका पेशा वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक भी थे और एक अच्छे व्यवसायी भी थे दोस्तों। इसके अलावा धार्मिक प्रभाव आर्य समाज से बहुत ज़्यादा गहरे रूप से जुड़े थे। तो DVA कॉलेज के फिर जो दयानंद एंग्लो इंडियन वो कॉलेज है, उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाई थी। राजनीतिक विचारधारा इनकी क्या थी? लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति में लाल गरम दल के प्रमुख स्तंभ थे। आर्य समाज से प्रेरित हिंदू राष्ट्रवाद का पंजाब में इन्होंने प्रसार किया। स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे हैं और अग्रेसिव नेशनलिज्म, प्रत्येक संघर्ष पर विश्वास करते थे। श्रमिक वर्ग के अधिकारों के लिए इन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलनों में क्या लिया था? भाग लिया था। जो एटक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला जी थे दोस्तों। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि मजदूरों का संगठन था, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला जी थे। तो इस वजह से इन्होंने काम किया। अमेरिकी प्रवास के दौरान 1914 से 1920 के दौरान विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का इन्होंने प्रचार किया। दोस्तों 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उस सूरत अधिवेशन का गरम दल के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। 6 साल की जेल किसको गई थी? तिलक को गई। तिलक महोदय को कहाँ भेज दिया गया था? म्यांमार भेज दिया गया था। इसके बाद में विपिन चंद्र पाल है, विपिन चंद्र पाल है, ये भी क्या कहाँ चले गए थे? ये विदेश चले गए थे, या फिर जो अपना स्वतंत्रता संग्राम था उससे ये हट गए थे, वो अपने लेखन कार्य में जुट गए थे। और इसके अलावा जो ये लाला जी थे, लाला लाजपत राय थे, ये मोदी कहाँ चले गए थे? ये ब्रिटेन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ब्रिटेन चले गए थे। फिर वहाँ से USA चले गए थे। तो इस वजह से गरम दल का जो पूरा का पूरा जो नेतृत्व था वो तितर बितर हो गया था, या फिर वो उनमें बहुत ज़्यादा विभाजन देखने को मिला था। ये सबसे बड़ी खामी इन्होंने भुगती थी इसमें। तो इसकी लाला लाजपत राय की राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो गरम दल के प्रमुख स्तंभ, हिंदू राष्ट्रवाद का पंजाब में प्रसार किया, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, और जो प्रत्येक संघर्ष या फिर अग्रेसिव नेशनलिज्म है उस पर विश्वास करते थे। श्रमिक वर्ग के अधिकारों के लिए काम किया। ट्रेड यूनियन के आंदोलन में प्रमुख नेता रहे। अमेरिकी प्रवास के दौरान विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार किया। इनके प्रमुख घटनाएं और इनका योगदान क्या है दोस्तों? पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने बढ़ावा दिया। लाजपत राय ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने 1907 में किसानों को भड़काने के आरोप में अजीत सिंह के साथ मांडले बर्मा जेल इनको भेज दिया गया। बिना मुकदमे के निर्वासन दे दिया गया, इन पे मुकदमा नहीं चलाया। ठीक है, तो 1907 में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को बिना मुकदमे मांडले जेल भेजा गया। तो इनको डिपोर्शन विदाउट ट्रायल बोलते हैं, कि इन पे बिना किसी ट्रायल के इनको बाहर निकाल दिया गया। तो ये सब चीज़ें इनकी हुई थी। इसके अलावा आर्य समाज और सामाजिक सुधार, आर्य समाज के साथ जुड़ के, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे और इससे जुड़ के इन्होंने क्या किए? समाज सुधार के काम भी किए हैं। DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाहौर में की थी, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू समाज में सूदी आंदोलन का इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। स्त्री शिक्षा और अस्पृश्यता निवारण के लिए भी इन्होंने काम किया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी से मतभेद थे, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, और इसी वजह से इनके वैचारिक असहमति भी इनके साथ थी।
विदेश प्रवास 1914 से लेकर 1920 तक ये क्या रहे थे, विदेशी प्रवास पे रहे थे ब्रिटेन और अमेरिका में। उस दौरान उन्होंने क्या किया, लाला लाजपत राय ने 1914 से 20 तक अमेरिका में रहे। वहाँ उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की ऑफ अमेरिका की स्थापना की 1917 में। तो इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका में किसने स्थापना की थी, ये लाला लाजपत राय ने की थी अमेरिका में। और इन्होंने यंग इंडिया नामक पत्रिका का भी क्या किया, प्रकाशन किया था, ध्यान रखना, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार करने के काम आती थी। इसके अलावा जो एटक की बात की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापित हुई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। वो भारतीय श्रमिक आंदोलन के जनक भी इन्हें कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारतीय श्रमिक आंदोलन के जनक इन्हें कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। मजदूर किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का इन्होंने काम किया था। और ये ध्यान रखना, एटक की स्थापना 1920 में हुई थी और उसके प्रथम अध्यक्ष थे। हालांकि उसके बाद में एटक है, उस समय कांग्रेस का संगठन हुआ करता था, उसके बाद में एटक किसके साथ जुड़ गया था, सीपीआई के साथ जुड़ गया था, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ गया था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर था। साइमन कमीशन का भी उन्होंने विरोध किया और शहादत दी। दोस्तों आप सभी को बताओ 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, इसको आगामी 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 था, उसकी रिव्यू करने के लिए उसको भेजा गया था। इसमें सारे के सारे सदस्य कौन थे, ब्रिटिशर्स थे और उनको व्हाइट कमीशन बोला गया था। उसका विरोध भारतीयों ने जब ये भारत में आया था, मुंबई में या अलग अलग शहरों में, पूरे देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन हुए और लाहौर में एक आंदोलन हो रहा था और उस आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। वहाँ के एसपी के निर्देश पे वहाँ के डीएसपी थे, सैंडर्स थे। सैंडर्स ने इन पे लाठीचार्ज का आदेश दिया और लाठीचार्ज से क्या हुआ था, इनका सिर में इतनी गहरी चोट आई और उसके 18 दिन बाद में लाला जी का देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे जो सिर में आज जो ये आपने चोट मारी है, ये आपके पूरे साम्राज्य में ताबूत की कील साबित होगा, अर्थात ये चोट आपका साम्राज्य भारत से उखाड़ देगी। और ये बात सच भी साबित हुई थी। तो इनके बारे में सब चीज़ें हैं दोस्तों। और आगे चलकर बाद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की थी। आगे 10-15 दिन बाद में 28 दिसंबर के समथिंग उनकी हत्या कर दी थी। ये इसी का बदला लेने का प्रयास था। और उसके बाद में फिर आगे चलकर उनको फांसी की सजा भी हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना थोड़ा सा ना। तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन भेजा, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में इसके विरोध में भारी प्रदर्शन हुआ। पुलिस सुप्रिटेंडेंट स्कॉट के आदेश पे, स्कॉट कौन था, वहाँ का एसपी था, के आदेश पे डीएसपी सैंडर्स ने लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवा दिया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये घायल हो गए थे। और इन्होंने क्या बोला, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। और आगे चलकर यही हुआ था। इसके 18 दिन बाद में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी क्या हुई, ये शहीद हो गए थे। और इसके बदले में फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की क्या कर दी थी, बम डाल के हत्या कर दी थी। अब कई बार ये घटनाएं पूछी जाती है एग्जाम में कि इनका कालक्रम पूछते। सबसे पहले 1927 में साइमन कमीशन आया था। उसके बाद में साइमन कमीशन के विरोध के स्वरूप 30 अक्टूबर 1928 को लाला जी पे लाठीचार्ज हुआ था। और उसके बाद में 17 नवंबर 1928 को लाला जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या सुखदेव, राजगुरु और इन्होंने कर दी थी। और उसके बाद में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये कई बार आपको क्रम पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। सबसे पहले साइमन कमीशन आया, उसके बाद में लाठीचार्ज हुई और उसके बाद में लाला जी का देहांत हो गया। उसके बाद में सैंडर्स की हत्या इन्होंने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी और उसके बाद में उनको फांसी की सजा हो गई। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। इसके अलावा इनकी पुस्तक है यंग इंडिया, 1917 में लिखी। ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम पे अमेरिका लिखी गई, अमेरिका में प्रकाशित हुई थी किताब। इसके अलावा अनहैप्पी इंडिया 1928 में, अनहैप्पी इंडिया की किताब किसकी है, लाला लाजपत राय की है। ये कैथरीन मेयो की मदर इंडिया का जवाब थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार की आलोचना की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इनकी पुस्तक का नाम, यंग इंडिया 1917 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऊपर लिखी गई है, जो कि अमेरिका से प्रकाशित हुई। अनहैप्पी इंडिया 1928 में कैथरीन मेयो की किताब थी, मदर इंडिया इसका जवाब है। इसमें ब्रिटिश सरकार की आलोचना की गई है। द स्टोरी ऑफ माई डेपोर्शन, जो इनका निर्वासन किया गया था उसकी स्टोरी इन्होंने लिखी है। 1907 के निर्वासन का इन्होंने विवरण दिया है। आर्य समाज 1915 पे एक किताब लिखी है, आर्य समाज 1915, आर्य समाज का इतिहास व सिद्धांत इस किताब में लिखे गए हैं। और इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ब्रिटिश आर्थिक शोषण का इसमें विवरण दिया गया है। हालांकि दादा भाई नौरोजी ने 1867 में एक किताब और लिखी थी, और वो कौन सी थी, पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में किताब थी, जिसमें धन निष्कासन का सिद्धांत पहली बार नेहरू जी ने दिया था। और इनकी किताब लाला लाजपत राय की कौन सी है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया,
ब्रिटिश आर्थिक शोषण का इसमें विवरण किया गया है। पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये किताब भी किसकी है, ये भी लाला लाजपत राय की है। भारत में स्वशासन की संभावना पे ये किताब लिखी गई है। इसके अलावा अनहैप्पी इंडिया, लाजपत राय ने कैथरीन मेयो की मदर इंडिया का जवाब देने के लिए पुस्तक लिखी थी। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। अब इन लाला लाजपत राय जी का हम मूल्यांकन कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्तित्व होता है, उसके मैंने पहले ही बताया 2 चीज़ें होती है, अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती है। तो अपने एज ए स्टूडेंट हर चीज़ की इनमें देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने पंजाब में राष्ट्रवाद को नई ऊर्जा दी। मजदूर आंदोलन के अग्रदूत कहे जाते हैं, इससे मजदूरों को आंदोलन से जोड़ने का काम किया इन्होंने। अमेरिका में भारत की स्वतंत्रता का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार किया, किताबें लिखी थी इन्होंने। इसके अलावा साइमन कमीशन के विरोध में सर्वोच्च बलिदान दिया, व्यक्तिगत बलिदान दिया। और इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा व्यवसायी आदमी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या आगे रहे हैं, अग्रणी रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने व्यक्तिगत त्याग का उदाहरण देते हुए क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए राष्ट्र की स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो ये सब चीज़ें साइमन कमीशन, और इनकी आलोचना क्या है, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू केंद्रित राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता की आवश्यकता, ये सब चीज़ें हुई थी। और मुस्लिम लीग से असहयोग इन्होंने बढ़ाया, इसी वजह से एकता में बाधा आई। ये सब चीज़ें इन पर आरोप भी लगते हैं। अब आते हैं दोस्तों भारत के आध्यात्मिक स्वतंत्रता संग्राम के गुरु। भारत का जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता संग्राम था उसके जो जनक कहे जाते हैं वो विपिन चंद्र पाल कहे जाते हैं। और दोस्तों बंगाल एक, विपिन चंद्र पाल ही नहीं, बंगाल एक ऐसी जगह थी, वहाँ बंगाल के जो लोग थे, बंगाल के जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, एक सेकंड, हाँ, तो हम बात करेंगे विपिन चंद्र पाल की। विपिन चंद्र पाल भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके आध्यात्मिक जनक कहे जाते हैं। और विपिन चंद्र पाल ही नहीं, बंगाल के उस समय के लोग थे, उस समय का बंगाल था, वो पूरे भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो पुनर्जागरण था उसमें केंद्र में था और उसका अग्रदूत कहा जाता है। आप बात करो विपिन चंद्र पाल की, आप बात करो सुभाष चंद्र बोस की, आप बात करो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, आप बात करो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, चाहे आप बात करो राजा राम मोहन राय की, अरविंदो घोष की बात करो, किसी भी व्यक्ति की बात करो आप, भारत के जो फ्रीडम फाइटर और जो क्रांति की जो विचारों के माध्यम से अग्रदूत रहे हैं क्रांति में, वो सारा का सारा कहाँ से शुरू हुआ है, बंगाल से शुरू हुआ है। इवन अंग्रेजों ने अपनी जो राजधानी वो कहाँ बनाई थी, कलकत्ता में बनाई थी। तो ऐसे बंगाल एक ऐसा क्षेत्र रहा है भारत में जो जहाँ कहीं भी जो आंदोलन होता है या क्रांति होती है उसका अग्रदूत उस समय बंगाल रहा है। और बंगाल का जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पुनर्जागरण था, वो धार्मिक पुनर्जागरण था, वास्तव में काबिल तारीफ था। जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत को लीडरशिप देने का काम किया है वो बंगाल ने किया दोस्तों, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं विपिन चंद्र पाल, जिनको क्रांतिकारी विचारों के जनक, इनका विश्लेषण करेंगे हम। इनका पूरा नाम क्या था, विपिन चंद्र पाल था। इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को, उस समय का जो आज का बांग्लादेश है उस समय सिलट बंगाल में हुआ था इनका जन्म, असम वाला थोड़ा क्षेत्र था उसमें। और इनका निधन 20 मई 1932 को कलकत्ता में हो गया। इनको उपाधि क्या दी गई है, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, क्रांतिकारी विचारों के जनक। भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक कौन है, विपिन चंद्र पाल है। इनकी शिक्षा कहाँ हुई है, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में इनकी शिक्षा रही है। और इनका पेशा, ये शिक्षक, इन्होंने जो कार्यकाल शुरू किया था वो प्रिंसिपल के रूप में किसी स्कूल में इन्होंने व्यावसायिक जीवन शुरू किया था। ये प्रधानाध्यापक के रूप में शुरू किया था इन्होंने। ये पत्रकार रहे हैं, वक्ता भी थे और एक अच्छे धर्म सुधारक थे। हालांकि तिलक के साथ इनकी कुछ मुद्दों पे नहीं बनती थी, खासतौर से जो तिलक का जो धार्मिक राष्ट्रवाद था, तिलक का जो धार्मिक राष्ट्रवाद था, इस पे इनके क्या रहते थे, मतभेद भी रहते थे दोस्तों, ठीक है। धार्मिक प्रभाव क्या रहा, ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे राजा राम मोहन राय के, बाद में स्वतंत्र विचारक बन गए थे। तो तिलक के साथ इनका धार्मिक मुद्दों को लेकर क्या मतभेद भी रहता था। राजनीतिक विचारधारा, लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति में पाल ने बंगाल का नेतृत्व किया और ये जो अखंड भारतीय राष्ट्रवाद था उनके समर्थक रहे हैं। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को आधार देने वाले व्यक्ति रहे हैं, क्रांतिकारी विचारों के जनक हैं और ब्रिटिश शासन को उखाड़ने की वकालत ये करते थे। 1905 का जो बंग भंग आंदोलन था उसका सबसे तीखा विरोध करने वाले नेताओं में क्या रहे, अग्रणी रहे। पैसिव रेसिस्टेंस, ये निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांतों के प्रमुख प्रचारक रहे हैं, या फिर भारत में जो निष्क्रिय प्रतिरोध है उसके जनक भी इनको कहा जाता है। प्रमुख योगदान क्या रहा है, पत्रकारिता, जर्नलिज्म के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि ये सबसे बड़े क्रांतिकारी, क्या एक लेखक के रूप में बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इनके विचारों ने बहुत बड़ी क्रांति की है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1902 में किताब लिखी, न्यू इंडिया। कौन सी किताब, न्यू इंडिया लिखी। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका राजनीतिक विचारों का प्रचार है, ये अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी जिसमें राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम था। न्यू इंडिया, ध्यान रखा, इंग्लिश में लिखी गई है 1902 में। एक स्वराज किताब लिखी जो बंगाली पत्रिका है, ये स्वराज की अवधारणा का प्रचार प्रसार करने के लिए लिखी गई थी। इंडियन रिव्यू, डेमोक्रेट,
इंडिपेंडेंट में नियमित लेख इन्होंने लिखा है। इंडियन रिव्यू और डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट, ये तीन इनके क्या थे, नियमित लेखन थे। विपिन चंद्र पाल को पत्रकारिता के माध्यम से क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान रखना। इसके बाद में 1905 में जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, उसमें बंगाल विभाजन के विरोध में पाल ने सबसे उग्र और प्रभावशाली वक्ता दी। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को जन क्रांति का रूप देने का प्रयास किया। बंगाल में उनके भाषणों ने जनमानस को झकझोर दिया और बहुत से ज़्यादा लोग इनके आंदोलन से जुड़े थे। उसके बाद में एक जो वाक्य आता है, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दोनों ही व्यक्ति ऐसे थे जो गर्म दल के विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। दोस्तों, जब तिलक एक तरफ जो धार्मिक राष्ट्रवाद थे उसके समर्थक थे, उन्होंने जिस प्रकार आपने देखा शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव उसका सार्वजनिकरण किया और इससे हिंदू राष्ट्रवाद भी बढ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग थे वो राष्ट्रवाद में जुड़े थे। वहीं ये जो विपिन चंद्र पाल थे ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे और ये राष्ट्रवाद को धर्म से के खिलाफ या फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक धार्मिक राष्ट्रवाद के समर्थक थे। दोनों एक ही विचारधारा से आते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ों पे क्या वैचारिक भिन्नता है, फिर भी साथ साथ काम कर रहे हैं। और इनका जो प्रेम है वो देखने को तब मिलता है, इनकी जो वास्तविक व्यक्तित्व देखने को तब मिलता है जब तिलक महोदय को मांडले जेल में जो सज़ा सुनाई गई थी, उस समय ब्रिटिश सरकार ने इनको मुखबिर बनने के लिए बोला, तिलक के खिलाफ गवाही देने के लिए बोला। किसको? विपिन चंद्र पाल को। लेकिन इस बात से इन्होंने इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप इनको 6 महीने की क्या हो गई थी, मांडली जेल में वहीं इनको सज़ा हो गई थी। तो इस व्यक्ति ने अपनी मित्रता और अपना जो देशभक्ति और अपनी जो सच्चाई का साथ देने के रास्ते पे चलते हुए इन्होंने तिलक के खिलाफ गवाही नहीं दी, सब चीज़ें होने के बावजूद भी। तो ऐसे थे उस समय के भारत के स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो तिलक की रक्षा में जेल गए थे। 1907 में जब तिलक पर मुकदमा चलाया गया, पाल ने उनके पक्ष में सरकारी अदालत में गवाही देने से इनकार कर दिया। इसके लिए पाल को 6 माह की कारावास हुई। ये उनके व्यक्तिगत साहस और निष्ठा का परिणाम था। अपन थोड़े से पूछते हैं, 1907 में पाल को तिलक के मुकदमे में गवाही न देने में 6 माह की जेल हुई थी। ये कई बार पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना। सूरत अधिवेशन जो मैंने आपको बता दिया, इसमें गर्म दल और नरम दल का विभाजन हुआ था और उसके बाद में तिलक, लाजपत राय और पाल अलग हो गए थे। इसके बाद पाल की राजनीतिक सक्रियता धीरे धीरे कम हो गई। वे 1920 के बाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बाद के आलोचक भी बने थे और उसके बाद में भारतीय राजनीति में तिलक महोदय और गर्म दल के नेता थे, उनकी जो प्रमुखता थी वो धीरे धीरे गायब होती गई थी। आगे, धर्म और राष्ट्रवाद का संगम। पाल का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीयता उसकी आध्यात्मिक विरासत पर आधारित है, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे हैं, ये कंपोजिट नेशनलिज्म के समर्थक रहे हैं। ठीक है, सबको साथ लेके चलने वाला राष्ट्रवाद। ब्रह्म समाज से जुड़े होने के कारण समाज सुधार में भी इन्होंने रुचि रखी थी। अब इनकी जो किताब है इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विपिन चंद्र पाल की कौन कौन सी किताबें हैं। नेशनलिटी एंड एम्पायर 1916 में ये किताब लिखी है इन्होंने। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का इन्होंने क्या किया है, विश्लेषण किया है कि राष्ट्रवाद कैसा होता है, साम्राज्यवाद कैसा होता है, और इनका अंतर किया है। जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है और भारत का राष्ट्रवाद है, इनमें तुलना करते हुए साम्राज्यवाद का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। द सोल ऑफ इंडिया 1911 में इनकी किताब आई थी, जिसमें भारतीय आत्मा और राष्ट्रीयता की चर्चा की गई है, आध्यात्मिकता की चर्चा की गई है। इंडियन नेशनलिज्म 1918 में किताब आई थी, ये भारतीय राष्ट्रवाद का दर्शन है वो प्रसिद्ध करते हैं। मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, इसकी आत्मकथा है। विपिन चंद्र पाल की आत्मकथा क्या है, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स। राष्ट्रीय आंदोलन का साक्षी विवरण इन्होंने पेश किया है। स्वदेशी एंड स्वराज नामक इनकी ये किताब आई थी, जो स्वदेशी स्वराज आंदोलन का दर्शन है दोस्तों। ठीक है, विपिन चंद्र पाल का इनका मूल्यांकन कर लेते हैं। ये रेडिकल नेशनलिज्म के क्या थे, वैचारिक आधार पर। ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, परिवर्तनकारी राष्ट्रवाद, इनके क्या था, वैचारिक आधार प्रदान किया। बंगाल में जन जागृति के अग्रदूत कहे जाते हैं। पत्रकारिता को राष्ट्रीय हथियार इन्होंने बना लिया था और स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की अनूठी अवधारणा इन्होंने दी। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा किसने दी थी, विपिन चंद्र पाल ने दी थी। इनकी आलोचना ये कहा जाता है कि 1920 के बाद में ये राजनीतिक हाशिए पे चले गए, गांधी युग में बहुत ज़्यादा अप्रासंगिक हो गए थे और व्यवहारिक संगठन कौशल का इनके पास अभाव था। और उसके अलावा सूरत की एकता के बाद एकता तोड़ने में इनकी भूमिका भी कई बार ऐसी बात होती है। अब इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इन तीनों की। हाँ, हम एक थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। त्रिमूर्ति का तुलनात्मक
विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, उसके बाद बात करते हैं लाला लाजपत राय की और उसके बाद में विपिन चंद्र पाल की। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था, रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म फिरोजपुर पंजाब में हुआ था और विपिन चंद्र पाल का जन्म वर्तमान के बांग्लादेश और उस समय के बंगाल सिलट में हुआ था। ये कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म फिरोजपुर पंजाब में 28 जनवरी 1865 को हुआ था। विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1851 को सिलट बंगाल में हुआ था, जो कि आज का बांग्लादेश है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को पंजाब में हुई थी और विपिन चंद्र पाल की मृत्यु 20 मई 1932 को कलकत्ता में हुई थी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इनका क्षेत्र ये महाराष्ट्र से आते थे, ये पंजाब से आते थे, ये बंगाल से आते थे। इस बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब की उपाधि प्राप्त थी। विपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारों के पिता, भारत में आध्यात्मिक क्रांति के जनक और विचारों के माध्यम से क्रांति के जनक कहा जाता है, या आध्यात्मिक क्रांति का जनक कहा जाता है। इन पे धार्मिक प्रभाव, बाल गंगाधर तिलक हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद का क्या किया था? समर्थन किया था और गणेश और शिवाजी उत्सव के माध्यम से हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा भी दिया था। इनका आर्य समाज का प्रभाव था और आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार करने के प्रयास किए थे। हिंदू राष्ट्रवाद के भी समर्थक रहे हैं। विपिन चंद्र पाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के समर्थक रहे हैं और ब्रह्म समाज के से जुड़े हुए थे। सामाजिक सुधार और कुछ काम इन्होंने किए हैं, हालांकि हिंदू राष्ट्रवाद के विरोधी रहे हैं। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के प्रमुख संगठन केसरी और मराठा। मराठा इंग्लिश में आता था, केसरी किस में आती थी? मराठी भाषा में आती थी। ये केसरी जन सामान्य के लिए था, मराठा पढ़े लिखे लोगों के लिए थी। इसके बाद लाला लाजपत राय, इन्होंने यंग इंडिया नामक क्या लिखा था? समाचार पत्र, जो कि अमेरिका से छपता था, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होता। विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया नामक किताब लिखी थी, न्यू इंडिया, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इनका ये फेमस कोटेशन है। इसके अलावा लाला लाजपत राय पे जब सैंडर्स ने लाठी चलाई थी तो उसने बोला कि मेरे सिर में पड़ी जो घाव है, लाठी है, ये ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में क्या होगी? कील साबित होगी। इस वजह से ब्रिटिश साम्राज्य फिर उसका नाश भी हो गया। इसने निष्क्रिय प्रतिरोध के जनक कहे जाते हैं। कौन? विपिन चंद्र पाल। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक लगभग 6 महीने तक ये मांडले में जेल हुई इनको और 1908 से 1914 तक जेल हुई थी और उसके बाद में लखनऊ समझौते के माध्यम से कांग्रेस के साथ एकीकरण कर लिया और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से त्याग करने का सबसे पहला उदाहरण पेश किया। लाला लाजपत राय को भी 6 महीने मांडले जेल में निर्वासित करना पड़ा और उसके बाद में विपिन चंद्र पाल है, इनको भी क्या हुई थी? जेल हुई थी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपने देखी। इसके अलावा श्रेष्ठ रचना जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी रचना गीता रहस्य है और वहीं लाला लाजपत राय है, इनकी रचना है अनहैप्पी इंडिया। कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। और विपिन चंद्र पाल की नेशनलिटी एंड एम्पायर, ये इनकी प्रमुख रचना है। इनका योगदान क्या है? बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग और लखनऊ पैक्ट के माध्यम से इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास किए थे। इसने ये लाला लाजपत राय एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापित हुई, उसके अध्यक्ष रहे और इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध भी किया था। इसके अलावा विपिन चंद्र पाल रेडिकल जर्नलिज्म या फिर बोल सकते हो एक क्रांतिकारी या फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के क्या रहे हैं? ये जनक रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में थी। इसके बाद में थोड़ी सी ये चर्चा कर लेते हैं। 1905 में भंग आंदोलन, जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चला था, तीनों ने स्वदेशी और बहिष्कार का आह्वान किया, राष्ट्रीय आंदोलन को महत्वपूर्ण मोड़ दिया और जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का काम किया। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, जिसमें गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया, तिलक और लाला लाजपत राय ये तीनों क्या थे? गरम दल के नेता थे। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या कराया? समझौता कराया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के इन्होंने प्रयास किए थे। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था बेलगाम कर्नाटक से और तिलक की होम रूल लीग स्वराज के लिए जन आंदोलन के रूप में काम किया और इसने फिर गांधी जी के आंदोलन में आगे संगठन को आधारशिला देने में काम किया था। एटक 1920 में लाला लाजपत राय इसके एटक के प्रथम अध्यक्ष थे। मजदूर आंदोलन की शुरुआत की थी, मजदूरों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का काम किया। साइमन कमीशन 1928 में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया। लाठीचार्ज में इनकी शहादत हो गई, फिर भगत सिंह को इनसे प्रेरणा मिली और सैंडर्स की फिर भगत सिंह ने हत्या कर दी थी। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद में परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो स्कूल लेक्चर एग्जाम के लिए स्पेशल पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करें 1856 में तिलक महोदय का जन्म हुआ। 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 1858 में विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को सिलट बंगाल में हुआ था। 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी धुरी के पंजाब में हुआ। 1881 में तिलक द्वारा केसरी समाचार और मराठा अंग्रेजी में इस पत्र की स्थापना की। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तिलक और गणेश
आगरकर ने मिलकर किए। 1893 में तिलक द्वारा गणेश उत्सव का सार्वजनिकरण कर दिया, कहाँ पर, पुणे में। 1895 में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत की और ये भी हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया इसने। 1893 में तिलक का प्रथम मुकदमा हुआ, 18 माह की इनको जेल हुई थी और ये चापेकर बंधुओं के पक्ष में इन्होंने क्या कर दी थी, लेख लिख दिया था पुणे कलेक्टर को मारने के खिलाफ उन्होंने। 1902 में पाल द्वारा न्यू इंडिया का साप्ताहिक की स्थापना की गई। 1905 में बंग आंदोलन चला, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चला। तीनों नेताओं की सक्रिय भूमिका रही और अंग्रेजों को मजबूर होकर 1909 में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन हुआ। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह को मांडली जेल निर्वासित कर दिया। पाल को 6 महीने की जेल हुई और गरम दल धीरे धीरे क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। 1908 में तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई थी, मांडली जेल भेज दिया गया। इन्होंने वहाँ पर जेल में रहते हुए गीता रहस्य कर्मयोग की रचना की। गीता रहस्य को जो कर्मयोग जिसमें इनका राजनीतिक दर्शन मिलता है, रचना की। 1914 से 20 में लाला लाजपत राय का अमेरिका प्रवास रहा। इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका 1917 में अमेरिका में इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा की। साइमन कमीशन गो बैक आंदोलन चला, जिसमें लाला लाजपत राय ने क्या लाठीचार्ज हुआ और इनकी फिर क्या हुई, हत्या हुई। 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। 1932 में विपिन चंद्र पाल का निधन कलकत्ता में हो गया था। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा कुछ कोटेशन है, परीक्षा में कई बार आ जाते हैं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में कील है। लाला लाजपत राय। गांधी जी ने तिलक को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माता का है। नेहरू ने लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेर पंजाब का है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, शेर लाला पंजाब ये कहा है कांग्रेस के नेता नेहरू जी ने। पाल को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया कहा जाता है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक छोटा सा रिवीजन ये कर लेते हैं हम। तिलक से संबंधित केसरी मराठी भाषा में आया था, मराठा अंग्रेजी भाषा में आया था। दोनों 1881 में स्थापित हुए थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में आगरकर के साथ मिलकर स्थापना की। गणेश उत्सव 1893 में पुणे में मनाना शुरू किया। शिवाजी उत्सव 1895 में मनाना शुरू किया। 1908 मांडले जेल 6 वर्ष की सजा हुई थी। 1914 तक ये कहाँ रहे थे, जेल में रहे। जेल में रहते हुए गीता रहस्य जेल में लिखी इन्होंने और गीता का कर्म योग संदर्भ है इसमें। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने अप्रैल 1916 बेलगाम कर्नाटक से की थी। लखनऊ समझौता 1916 में इन्होंने हुआ, जिसमें तिलक की बहुत ज़्यादा भूमिका थी। उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या करवाया, समझौता करवाया। तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को कहाँ हो गया था, मुंबई में हो गया था। लाला लाजपत राय शेर पंजाब से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। 1907 में मांडले जेल में निर्वासित, बिना मुकदमों के, बिना किसी ट्रायल के इनको क्या डिपोर्ट कर दिया गया। इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका 1917 में स्थापित की। एटक 1920 में क्या बने थे, एटक के प्रथम अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, जिससे मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का काम किया। अनहैप्पी इंडिया के कैथरीन मेयो को जवाब है, ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है। 31 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज हुआ। 17 नवंबर 1918 को इनका निधन हुआ गया और सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने कर दी। और उसको बाद में इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को क्या हो गई थी, फांसी की सजा हो गई थी। विपिन चंद्र पाल से संबंधित शब्दावली क्या है, न्यू इंडिया इन्होंने जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र निकाला था 1902 में निकाला था। 1907 में तिलक के मुकदमे में गवाही न देने पर 6 माह की इनको क्या हो गई थी, जेल हो गई थी। इसके अलावा जो नेशनलिटी एंड एम्पायर है, इनकी फेमस बुक है सोल ऑफ इंडिया 1911 में आई थी। फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया इनको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब गरम दल का समग्र मूल्यांकन में ऐतिहासिक महत्व। गरम दल की सफलताएं क्या है, जनता में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार किया, मास मोबिलाइजेशन किया, ब्रिटिश शासन को जन प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, बहिष्कार से ब्रिटिश व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, भावी क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरणा मिली, जिसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी लीडर तैयार हुए थे। गांधी जी के जन आंदोलन की नींव इन्होंने तैयार की थी और जो इन्होंने जो संगठन बनाए थे वो आगे चलकर गांधी जी के काम आए और जिससे स्वतंत्रता आंदोलन क्या हुआ, और ज़्यादा मजबूत हुआ था। गरम दल की इनकी सीमाएं और असफलताएं, संगठन का अभाव था। गरम दल कभी अखिल भारतीय शक्ति नहीं बन सका था और अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। सांप्रदायिक रंग इनको मिल गया था, हिंदू राष्ट्रवाद से मुस्लिम अलगाव हो गए थे। सूरत 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिससे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंची। ब्रिटिश दमन में टीके नहीं रह सके और धीरे धीरे करके पूरा इनका संगठन बिखर गया था और ठोस वैकल्पिक कार्यक्रम का इनके पास थोड़ा सा अभाव रहा।
गरम दल का गांधी जी के आंदोलन से संबंध। गरम दल और गांधी जी के आंदोलन में गहरा संबंध है। तिलक के जन जागरण और स्वराज के विचार को गांधी जी ने अपने ढंग से आगे बढ़ाया। अहिंसक असहयोग गरम दल के बहिष्कार का ही परिष्कृत रूप था। लाजपत राय के मजदूर आंदोलन ने गांधी जी के जन आधार को और व्यापक किया। पाल के पैसिव रेसिस्टेंट के विचारों को गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में परिणित किया। कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। निष्कर्ष क्या निकलता है? लाल बाल पाल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की याचिका की सीमा से निकालकर जन आंदोलन का रूप दिया। वे गांधी जी के युग के अग्रदूत कहे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में जो बच्चे 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम जैसे RS वगैरह है, UPSC जैसा एग्जाम है, उनके लिए क्वेश्चन क्या यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो वन डे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वहाँ पर इसमें जो फैक्ट है एग्जाम है, वो बुक्स है या फिर नारे हैं, स्लोगन है और संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और कई बार जो बड़े एग्जाम है उसमें गरम दल नरम दल के बारे में तुलनात्मक क्वेश्चन भी, गांधी तिलक बनाम गांधी इंटरव्यू वगैरह में यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। मानचित्र भी कई बार जो 12वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। पुणे, लाहौर वगैरह सारे देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस जो क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।